दोस्तों, आज एलटी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न नंबर 1। प्रश्न सबसे पहले देखते हैं हम जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं इनमें से प्रश्न बनेंगे। तो एक प्रश्न ऐसे बनेगा या बन सकता है कि विधेयवादी पद्धति क्या है। तो लिखते हैं विधेयवादी पद्धति क्या है। विधेयवादी पद्धति क्या है। और एक प्रश्न और क्या बन सकता है, एक प्रश्न बनेगा आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में जिस पद्धति का प्रयोग किया, उस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न लगभग 100 से 200 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कि विधेयवादी पद्धति पूछा है, तो विधेयवादी पद्धति क्या है ना। इसकी विशेषताएं बताइए। विधेयवादी पद्धति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, तो ये पूरा होगा प्रश्न। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में जिस पद्धति का प्रयोग किया, उस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम लोग ध्यान देंगे इस पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इस पद्धति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि विधेयवादी पद्धति का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है संदेह से परे। क्या? संदेह से परे। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके अतीत पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इस पद्धति का सबसे पहला प्रयोग जो फ्रेंच विद्वान थे, क्या नाम था उसका, तेन। उनका क्या नाम था, तेन। तो लिखेंगे इस पद्धति के जनक, फ्रेंच विद्वान इस पद्धति के जनक फ्रेंच विद्वान तेन है। कौन है, तेन है। और ध्यान देंगे यहीं पर इस पद्धति का उदय कैसे हुआ। तो लिखेंगे इस पद्धति का जो उदय हुआ पाश्चात्य रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ था। लिख लेंगे इस पद्धति
का उदय, इस पद्धति का उदय किसे हुआ? पाश्चात्य रोमांटिसिज्म, पाश्चात्य रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, पाश्चात्य रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में? इस पद्धति का उदय पाश्चात्य रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ था, के विरोध में हुआ था, के विरोध में हुआ था। ठीक है, अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है? थोड़ा सा और लिख लेंगे इस पद्धति की विशेषताएं जो हैं, तो ध्यान देंगे। सीधा हमको यही लिखना था, मेन यही है। तो इस पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, निम्नलिखित हैं या अधोलिखित हैं? प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित है, तो नंबर 1 पहले प्रश्न क्या बनेगा? तो एक बात समझ लेते हैं कि जो सबसे पहले जो जनक जो माने जाते हैं इनके, तो वो तो तेन माने जाते हैं। लेकिन अगर बात आए कि हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इस पद्धति का, तो इस पद्धति का सबसे पहला हिंदी में प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन इस पद्धति का प्रयोग अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी किया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में और लिखेंगे, विशेषता के बारे में। तो रचनाकारों एवं रचनाओं का कालक्रम के आधार पर परिचय देना इसकी मुख्य विशेषता थी। तो लिखेंगे रचनाकारों एवं रचनाओं का कालक्रम के आधार पर परिचय देना। क्या देना? परिचय देना एक इसकी एक विशेषता थी। नंबर 2 देख लेते हैं कि इतिहास लेखन में साहित्यकारों की जो प्रतिभा थी ना, उसको भी महत्व दिया गया। इस पद्धति की एक विशेषता ये भी है, लिख लेते हैं। इतिहास लेखन में साहित्यकार की प्रतिभा को भी महत्व देना। क्या देना? महत्व देना। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 क्या है कि जो युगीन परिस्थितियाँ थी ना, उसकी विवेचना भी इसमें की गई है। तो युगीन परिस्थितियों की विवेचना करना, युगीन परिस्थितियों की विवेचना करना इसकी ये भी एक प्रमुख विशेषता थी। नंबर 4 एक और लिख लेते हैं कि प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। जो प्रवृत्तियाँ थी ना, उनका भी विश्लेषण किया गया। तो प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना ये भी एक विशेषता थी। एक विशेषता और महत्वपूर्ण है, क्या? जो इस पद्धति में तुलना की गई, विद्वानों की तुलना की गई और निष्कर्ष निकाला गया। तुलना भी की गई और निष्कर्ष भी निकाला गया। तो तुलना एवं निष्कर्ष, बहुत शार्ट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तुलना एवं निष्कर्ष ये भी प्रयोग किया गया, ये भी विशेषता रही। एक विशेषता और लास्ट में लिख लीजिए,
और ये विशेषता आई कहाँ से? तेन ने इस विशेषता को कि प्रतीक का प्रतिपादन किया था। फ्रेंच विद्वान तेन ने इस विशेषता का प्रतिपादन किया। क्या लिखेंगे हम? देखेंगे भी, हम बताते हैं आपको। साहित्यकार पर जातीय वातावरण साहित्यकार पर जातीय वातावरण एवं क्षण का प्रभाव ज्ञात करना। ये भी एक मुख्य विशेषता थी। अब हम बात करेंगे संक्षेप में लिखने का। इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये होगा, क्या होगा कि इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने किया? तो इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया? ग्रियर्सन ने किया था। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने किया। किस पुस्तक में किया? तो पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस पुस्तक में इन्होंने किया। ठीक है, एक तो एक बात हो गई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रयोग किया था। तो हम लिख सकते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल। किसने किया? आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति को किया। हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो जनक हो गए तेन। जनक कौन हो गया? तीन हो गए। ठीक है। उसके बाद इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ठीक। हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया इस पद्धति का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब इसके पश्चात कौन कौन आता है? इसके पश्चात आते हैं, इसके पश्चात करने वाले हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके पश्चात कौन करता है? आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। और बच्चन सिंह ने भी किया। इस पद्धति का प्रयोग आदि ने किया, है ना। इसके पश्चात रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि लोगों ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। और इन साहित्यकारों ने इस पद्धति को बहुत आगे तक बढ़ाया, है ना। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति के बारे में तो लिखा था, शायद आपको याद होगा
कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है ना। ये बात कहा था। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी इस पद्धति के बारे में कहा था ना कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो इस प्रकार से ये विधेयवादी पद्धति, ये इतना ही मैंने प्रयास किया था 100 शब्दों में लगभग लिखने का। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारा हेल्प करें, और हेल्प के रूप में केवल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक से शेयर करें, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।